देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति के सिद्धांत और विविधताएं। ये हमारा अगला चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी कहलाती है। जैसे कि क्या कहते हैं, ऐसे लक्षण के बारे में देखते हैं कि वे लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जा रहे हैं, उनके कारण क्या क्या विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है, इसे ही अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवांशिकी के जनक है। जीवों में आकारिकी में अंतर ही विभिन्नता कहलाती है। जो विभिन्नता होती है उससे कहते हैं कि जो आकार की मॉर्फोलॉजी यानी कि ऐसे लक्षण जो देखने में पहचान हो जाए उसे ही विभिन्नता कहते हैं। वंशानुगति या अनुवांशिकता के अंतर्गत वे लक्षण आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक या ट्रांसमिट होते हैं। यानी कि वंशागति में वे लक्षण आते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। जैसे कि किसी का फादर का जो हाइट है वो बहुत लंबा है, तो उसके अगर बेटे में जो हाइट है लंबी है तो ये क्या है? उसकी वंशानुगति है। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वेटसन ने सन 1905 में किया था। ठीक है, डब्ल्यू वेटसन ने सन 1905 में किया था। अब देखिए, अनुवांशिकी से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे कि जीन क्या होते हैं। जीन या फैक्टर। जीन अनुवांशिकी की क्रियात्मक या फंक्शनल इकाई है जो किसी लक्षण की वंशागति एवं इसके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होता है। जब कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो जीन के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो जीन के द्वारा ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं। ठीक है, जो जीन है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जॉनसन ने किया था। ठीक है, जॉनसन ने किया था। अब देखिए, दूसरा इसमें शब्द आता है युग्म विकल्पी या एलील। एक लक्षण के तुलनात्मक या विपर्यासी रूप से जीन के जोड़े एलील कहलाते हैं। जैसे कि पुष्प का रंग लाल एवं सफेद, तने की लंबाई लंबा एवं बौना। तो जो तुलनात्मक अध्ययन है किसी जीन के जोड़े के एलील कहलाते हैं। जैसे कि तुलनात्मक अध्ययन लाल और सफ़ेद, ये क्या है? तुलना कर रहा है ना दो कलर के बीच में। और तने की लंबाई जैसे लंबा एवं बौना, ये भी तुलना कर रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? एलील या युग्म विकल्पी। ठीक है, जो इसमें तीसरा शब्द आता है लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप तथा जीनोटाइप। तो लक्षण प्रारूप जीव व्यक्त करता है। जीन प्रारूप जीव के जीन स्तर पर आनुवांशिक संगठन को व्यक्त करता है। जैसे कि दही लक्षण से आकार। जो जीनोटाइप होता है वो जीन के संगठन को व्यक्त करता है, और वही बात कर फिनोटाइप जैसे कि आकार, आकृति, स्वभाव आदि जो है ये क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, एक संकर यानी मोनोहाइब्रिड करा, जब एक समय में केवल एक तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण को वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे कि एक समय में एक ही लक्षण को लेकर उसका वंशागति कराया जाए। जैसे कि लाल पुष्प वाले पादप सफ़ेद पुष्प वाले पादप के बीच संकरण, यानी कि दो कलर के फूल लिए गए लाल और सफ़ेद, और उनके बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब डाई हाइब्रिड क्या होगा? दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाएगा। जैसे कि गोल और पीले बीज वाले पादप तथा हरे और झुर्रीदार बीज वाले। दो चीज़ बन रहे हैं, एक गोल और दूसरा क्या है आपका? झुर्रीदार, और पीले के साथ क्या हो रहा है? हरा। ये टोटल दो लक्षण के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है ना।
कि आपका हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब बात करते हैं 6वां इसमें जो टॉपिक आता है संकर पूर्वज या प्रतीप संकर, बैक क्रॉस के नाम से भी इसे जानता है। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतान और उनके किसी भी जनक के बीच होने वाले संकर को संकर पूर्वज कहते हैं। जैसे कि पहले क्या क्रॉस कराया गया लंबे और बौने पौधे का, तो क्या हो जाएगा, मीडियम वाले पौधे मिलेंगे। तो जो मीडियम वाले पौधे मिलेंगे उसका हम क्रॉस करा दे रहे हैं कि लंबे या बौने से करा देंगे जो F1 पीढ़ी होगा उससे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बैक क्रॉस कहलाएगा। देखिए टेस्ट क्रॉस क्या है, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त अज्ञात जीन प्रारूप वाली संतान का संकरण उसके समयुग्मजी प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तो इसे परीक्षार्थ या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे पीढ़ी से प्राप्त संतति संकर लंबे यानी कि बीच वाले जो पौधे होते हैं, लंबे और बौने के बीच के जो पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच जब हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो इसमें बनने वाले संतानों का अनुपात 1:1 होता है, अर्थात इसमें 50% बौने पौधे होते हैं, तो इसे ही टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अब देखिए 8वां इसमें शब्द आता है अन्योता या व्युत्क्रम संकर, रेसिप्रोकल क्रॉस। इसे बौने तथा लंबे पौधों को क्रमशः मादा यानी पिस्टिलेट तथा नर यानी स्टेमिनेट पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है। 2 पौधे लिए जाएंगे, बौने को क्या मादा के रूप में और लंबे को नर के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और इसके बाद से अन्योता या व्युत्क्रम संकरण प्रसंकरण में बौने तथा लंबे पौधे क्रमशः नर तथा मादा पौधे के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके बाद से क्या हो जाएगा, जो बौने पौधे होंगे वो क्या हो जाएंगे, केवल मादा बनेंगे, और जो लंबे पौधे होंगे जो बौने पौधे होंगे वो नर बन जाएंगे और जो लंबे पौधे होंगे वो मादा पौधे बन जाएंगे, यानी कि उसको उल्टा हो जाएगा। लंबे को हमने मादा माना था, बौने को हमने मादा माना था, तो बौने क्या बन गए, नर बन गए, और लंबे को हमने नर माना था तो क्या बन जाएंगे, मादा बन जाएंगे। यानी कि रेसिप्रोकल हो जा रहे, एक तरह से उल्टे हो जा रहे, तो इसे क्या कहा जाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाएगा। अब देखिए मेंडल के वंशागति के नियम क्या है। सन 1856 में सामान्य उद्यान मटर पर आनुवांशिकी के प्रयोग किए गए। इनके लिए इन्होंने मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षण को चुना, जैसे पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली की प्रकृति, बीज का आकार, पुष्प का रंग तथा बीज पत्र का रंग। तो क्या हुआ कि 1856 में जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, सामान्य उदाहरण जो नॉर्मली बगीचा होता है वहाँ के मटर पर इन्होंने प्रयोग किया, और इस मटर में 7 लक्षणों को चुना, जैसे कि पुष्प की लंबाई, पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली की प्रकृति, बीज का आकार तथा पुष्प का रंग तथा बीज पत्र का रंग। इन 7 लक्षणों को लेकर उन्होंने एक प्रयोग किया। अब इसके बाद से क्या हुआ कि डच वैज्ञानिक हुगो डे व्रीज और जर्मन के वैज्ञानिक कार्ल कारेंस तथा ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक वी शर्माक ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के निष्कर्षों का पुनः वर्णन किया। जो ये तीनों साइंटिस्ट थे इन्होंने किया फिर से अपने एक्सपेरिमेंट करके बाद में मेंडल के बाद में इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ावा दिया। देखिए मेंडल के सफलता का कारण मटर का एक वर्षीय और द्विलिंगी होना था। जो मटर के पौधे होते हैं क्या होता है, एक वर्षीय होते हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, और द्विलिंगी का मतलब इनमें नर और मादा दोनों एक ही पौधे पे होते हैं। और इसका दूसरा कारण क्या था, स्वक परागण की उपस्थिति, यानी कि इसमें ऑटो पॉलिनेशन पाए, जैसे कि एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों हो जाएंगे, इसमें परागण के लिए कोई और माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक पॉलिनेशन हो जाएगा इनका। और दूसरा क्या था, पर परागण की संभवता, यानी कि हम इससे चाहे तो बाहर से भी पॉलिनेशन करा सकते हैं, तथा विपरीत
विभेदात्मक लक्षणों की उपस्थिति, यानी कि क्या था इसमें, विपरीत लक्षण भी उत्पन्न थे जिसको हम क्या कर सकते थे, विभेद कर सकते थे। अब देखिए एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति अर्थात संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने निम्न 2 नियम दिए। अब देखिए 2 नियम क्या है। पहला है प्रभाविता का नियम। जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पादपों में क्रॉस कराया जाता है तो कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। यह पीढ़ी विषम युग्म पीढ़ी होते हैं। क्या होता है कि जब लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो जो पहले जो पीढ़ी में है वो केवल लंबे पौधे दिखाई देंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। तो इससे ही यह पीढ़ी क्या होती है, विषम युग्मनजी होती है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है, पृथक करार या विसंयोजन का नियम। जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों को स्वपरागण कराया जाता है तो ड्यूटी पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3 संबंधी 1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मक के बनाते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। जब लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो सबसे पहले आपका बनेगा हाइब्रिड पौधे जिससे सभी लंबे दिखाई देंगे, और जब इन हाइब्रिड पौधे में क्रॉस कराया जाएगा तो जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें 3 संबंधी 1 के अनुपात में लंबे और बौने पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है। यानी कि अगर 4 पौधे बन रहे हैं तो 3 उसमें से लंबे होंगे और 1 बौना होगा। अब देखिए बात करते हैं 2 जीन की वंशागति। 2 जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति अर्थात डी संकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने निम्न नियम दिए। स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 जीन विपरीत लक्षणों वाले जीव में क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र। ऐसा नहीं कि उसमें मिक्सिंग हो जाता है। नोट, यदि मेंडल द्वारा चुने गए लक्षण एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो सहलग्नता के कारण उनका स्वतंत्र रूप से अभिव्यय नहीं होता है। यह नियम प्रतिपादन न होगा होता। ठीक है। अब देखिए मेंडल वाद के अपवाद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें F1 पीढ़ी के संतान में कोई लक्षण या प्रभावी न होकर मध्यवर्ती इंटरमीडिएट परिणाम देता है। जैसे गुलाबास, मिराबिलिस जलापा के लाल और सफ़ेद पुष्पों के पादपों के बीच क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में न तो लाल बनते हैं और न ही सफ़ेद पुष्प बनते हैं, इसमें गुलाबी पुष्प बनते हैं, पिंक जो फ्लावर होते हैं वो बनते हैं। और जब इनका स्वनिचेषण कराया जाता है तो लक्षण प्रारूप का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होता है। यानी कि दूसरी पीढ़ी में जब इसका स्वपरागण कराया जाएगा तो 1 लाल होगा तो 2 गुलाबी होंगे तो और 1 आपका हरा हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद हो गया, सॉरी। सहप्रभाविता, दूसरा है सहप्रभाविता कोडोमिनेंस। इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। जैसे कि यदि लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। इसी तरह से मानव में एवी रुधिर वर्ग की सहप्रभाविता प्रकट होती है। ठीक है। देखिए तीसरा है बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी। इसमें एक जीन कई फिनोटाइप लक्षणों को नियंत्रित करता है। जैसे कि एक रोग है दांत कोष का यानी कि सिकिल सेल एनीमिया के जो जीन होते हैं HbS के कारण हीमोग्लोबिन बी श्रृंखला में ग्लूटामिन अमीनो अम्लों के स्थान पर वैलिन होता है जो मलेरिया के प्रति प्रतिरोधकता भी दर्शाता है। ठीक है, इसमें बहुप्रभाविता का लक्षण होता है। और चौथा है बहुविकल्पता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म। यदि किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले
3 या 3 से अधिक जीन में से कोई एक जीन समजात गुणसूत्र के समान स्थान पर उपस्थित होता है तो इसे बहुविकल्पता कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, मनुष्य में रूधिर वर्गों की वंशागति, और 5वां है आपका बहुजीनी वंशागति यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें एक लक्षण से अधिक जीनों द्वारा स्वतंत्र होता है। गेहूं में केर्नल रंग के लिए बहुजीनी वंशागति की खोज एहले, एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, एहले ने की थी। द्वितीय पीढ़ी में 1 संबंधित 4 संबंधित 6 संबंधित 4 1 का अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए रूधिर वर्गों की वंशागति। मनुष्य 4 प्रकार के रूधिर वर्ग है, जैसे कि ए बी, ए हो गया, बी हो गया, ए बी और ओ, और इनके 6 जीन प्रारूप पाए जाते हैं। लाल रुधिराणुओं पर उपस्थित एंटीजन एक प्रभावी जीन आई के द्वारा नियंत्रित होता है। यदि प्रभावी जीन आई उपस्थित है तो लाल रुधिराणुओं पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है तथा वह रूधिर वर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी कि ऐसे ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ होता है। और वही बात करते हैं जीन आई ए एंटीजन ए तथा जीन आई बी एंटीजन बी का निर्माण करती है। जीन ए तथा बी सहप्रभावी, अतः एक विषम युग्म की व्यक्ति जिसका जीनोटाइप क्या है, आई ए आई बी में ए तथा बी दोनों ही पाए जाते हैं। इसका कारण उसका रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, ए बी। रुधिर वर्ग ए बी सर्वग्राही तथा वो सर्वदाता कहलाते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में देखिए, रुधिर वर्ग वाली स्त्री ए बी रुधिर वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती तो उसका पुत्र ए तथा बी होगा। ठीक है, वंशागति का क्रोमोसोमल या गुणसूत्री सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। यह सिद्धांत सट्टन और पावेरी ने सन 1902 में दिया था। इसका समर्थन सन 1933 में टी.एच. मॉर्गन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, इस सिद्धांत क्या कहता है, मेंडल के कारकों जीन का जोड़ा समजात गुणसूत्रों यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े पर भौतिक रूप में स्थित होता है। दूसरा क्या है, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन की प्रक्रिया के दौरान समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपीयन होता है। ठीक है, और देखिए वंशागति का जीनीयवाद क्या है। टी.एच. मॉर्गन ने सन 1910 में वंशागति का जीन मत प्रतिपादित किया था। इस मत के अनुसार जीन्स माला के मन को, यानी कि यह मत क्या कहता है, जैसे कि माला जब होता है उसकी जो गोटी होती है बीन्स के भांति जो जीन होते हैं गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे हुए होते हैं। ठीक है, और उसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल का अनुपस्थित है, यानी कि डीएनए का अनुपस्थित होता है तथा जीन्स में इसके छोटे छोटे खंड होते हैं। तीसरा क्या है, जीन वंशागति की भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वंशागत होती है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो जीन होता है वह किसी भी लक्षण को डिसाइड करता है और इसका जो वंशागति होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। जो जीन्स होती है ये गुणसूत्रों की संख्या से अधिक होती है। देखिए अब इसमें एक और पॉइंट है, सहलग्नता। कुछ विशेष जीनों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों का प्रतिनिर्धारण किए रखने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। और इसकी खोज किसने की थी, बेटसन तथा पुन्नेट ने सन 1906 में लेथाइस आर्डोरेटस में की थी। ठीक है, देखिए सहलग्नता 2 प्रकार की होती है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, पैतृक संयोजन 2 या 3 लक्षण 3 पीढ़ी में लगातार प्राप्त होते हैं। जो इसके पैतृक संयोजन होते हैं वो 2 या 3 पीढ़ी में लगातार प्राप्त होते हैं। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, संलग्न जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर के कारण अलग अलग हो जाते हैं और 50% से कम
रिकॉम्बिनेशन मिलते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला के शरीर का रंग और पंखों का प्रकार। मॉर्गन के अनुसार यदि गुणसूत्र पर स्थित होने से जीनों में संलग्नता अधिक होती है तो उसमें जीन विनिमय या पुनर्योजन कम होगा और F1 पीढ़ी में लक्षण जनकों से अधिक समान होंगे। ठीक है, देखिए जीन विनिमय यानी जीन एक्सचेंज क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्र वाले अपवन गुणसूत्र यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच डीएनए के खंडों का आदान प्रदान जीन विनिमय करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रोमोसोम होता है दो प्रकार का होता है, एक सिस्टर क्रोमोसोम एक नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, और जब इन दोनों के बीच में जीनों का आदान प्रदान होता है तो ये क्या कहलाता है, जीन विनिमय। यह प्रथम पूर्वावस्था की पैकेटिन उपावस्था में 4 सूत्री अवस्था यानी तेत्राद में होता है। अब बात करते हैं पुनर्योजन। यह अर्धसूत्री विभाजन का वह प्रक्रम है जो जीन्स के सम्मिश्रण द्वारा पैतृक उत्पाद से नए से भिन्न तथा अवगुणित उत्पाद उत्पन्न करता है। पुनर्योजन के उत्पाद को पुनर्योगज यानी कि रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जीव में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जन्म से पूर्व किसी जीव के लिंग का अस्थायी करार यानी कि लिंग निर्धारण कहलाता है। H.J. मुलर ने बताया कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण एक्स गुणसूत्र और आटोसोम की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करे। इस आधार पर ब्रिज ने लिंग निर्धारण का जीनीय संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, सबसे पहले जीनीय संतुलन सिद्धांत किसने दिया था, मुलर ने, और वो भी किस पर, ड्रोसोफिला पे। अधिकांश कीटों और ड्रोसोफिला तथा मानव के कुछ पादपों जैसे लाइकेनिस, कोकिंसिया आदि में XX और XY प्रकार का विषम युग्म की लिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यह लाइगोयस प्रक्रिया कहते हैं। Y क्रोमोसोम पर होलैंड्रिक जीन पाए जाते हैं। ठीक है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। कुछ कीट जैसे काकरोच, टिड्डा तथा पादप जैसे डायोस्किया में XX और XO प्रकार का विषम युग्म की लिंग निर्धारण किया जाता है। और कुछ पक्षियों, सरीसृप और मछलियों तथा पादपों जैसे फ्रेगेरिया ZW प्रकार का मादा विषम युग्म की लिंग निर्धारण किया जाता है। कुछ कीटों जैसे मॉथ में ZO प्रकार का विषम युग्म की लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र समुच्चय की संख्या द्वारा होता है। एक शुक्राणु और अंड के युग्मन से मादा विकसित होता है जबकि अवगुणित ध्रुव मेल निषेचक जनन द्वारा विकसित होते हैं। जैसे कि आप लोग पता होगा ना कि मेल जो होते हैं मधुमक्खियों में वो अनिषेचक जनन द्वारा विकसित होता है और जो मादा होती है उस शुक्राणु और अंडाशय से विकसित होती है। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण युग्मक जनन में यानी कि गैमेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। स्त्री में सभी युग्मक यानी कि 22 ऑटोसोम और X क्रोमोसोम वाले तथा पुरुष में युग्मक 2 प्रकार के 22X तथा 22Y 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। जब X और X वाला मिलेगा तो मादा होगा, जब X और X वाला मिलेगा तो मादा होगा, और जब यही X और Y वाला मिलता है तो नर पैदा होते हैं। ठीक है, यानी कि लड़का होगा। ठीक है, निषेचन के समय X क्रोमोसोम वाले अंड से मिलने पर पुत्री और Y क्रोमोसोम से मिलने पर पुत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, नोट, संतान को पिता से 50% जीन्स और माता से 50% जीन्स प्राप्त होते हैं। एक युग्मजीव यमज एक निश्चित अंदाज से विकसित होता है। ये समान लिंगी होते हैं और इसकी जीनी संरचना समान होती है। और द्वियुग्मजीव यमज का विकास अलग अलग निषेची तंतुओं से यानी कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं अलग अलग निषेची तंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये पृथक लिंगी हो सकते हैं तथा इसकी जीन संरचना भिन्न हो सकती है।
अब देखिए, लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न लक्षणों को या विशेषक को जनक से संतानों में संचरित लिंग संलग्न वंशागति कहलाता है। यदि आनुवांशिक रोग एक बाह्य रूप से किंतु वाहक स्त्री से कुछ नर संतान में संचरित होता है तो यह लिंग संलग्न अप्रभावी रोग कहलाता है। मानव में 2 प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है, यानी कि इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति रहेगा वो लाल और हरे में कलर डिफरेंस नहीं कर पाएगा। इसका जीन X क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है और यह अप्रभावी होता है तथा मादा इसकी वाहक होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि रेलवे सिग्नल पर पहचान न कर पाने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। देखिए यह क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे दिया है, X गुरुसूत्र पर उपस्थित होता है और यह अप्रभावी होता है, यानी कि फीमेल में क्या होता है, 2 X होते हैं ना, तो 2 X रहेगा तो ये फीमेल में नहीं पाया जाता, केवल मेल में ही पाया जाता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। अब देखिए हीमोफीलिया। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता या बहुत देर तक बनता है और लगातार रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। जैसे कई लोगों में क्या होता है, हीमोफीलिया का रोग हो जाता है तो उनमें खून का थक्का बनेगा ही नहीं, जैसे ही चोट लगेगा उनमें खून बहता ही रहेगा और खून से की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह रोग अप्रभावी X संलग्न जीन के कारण होता है। ठीक है। देखिए अब म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। ह्यूगो डे ब्रिज के अनुसार किसी जाति या पादप के जंतुओं में आकस्मिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जिन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। आकस्मिक विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती है उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, गुणसूत्री उत्परिवर्तन और दूसरा है आपका जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणसूत्री उत्परिवर्तन के बारे में। इसमें जो पहला पॉइंट है गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन, यह 2 प्रकार का होता है। पॉलीप्लाइडी। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित संख्या यानी कि हैप्लॉइड नंबर से की 3, 4 या 5 हो जाती है, यानी कि n से ये 3n हो जाएगा, यानी कि या 4n हो जाए, 5n या 6n। पॉलीप्लाइडी के उदाहरण जंतुओं की अपेक्षा पादपों में अधिक देखे गए हैं, जैसे कि गेहूँ की ड्यूग्रिट इन कॉर्न, इसमें 14 गुणसूत्र और चतुर्गुणित यानी कि 4n वाले ईमर 28 गुणसूत्र होते हैं इसमें। ठीक है। अब देखिए बी में दिया है विषम गुणिता यानी कि हेटेरोप्लाइडी। एक गुणसूत्रीय समुच्चय सेट में या एक से अधिक गुणसूत्रों में अधिकता या कमी का हो जाना विषम गुणिता का है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। ये X क्रोमोसोम के विषम गुणिता के उदाहरण है। अब देखिए गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। जब इसकी संरचना में परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन होता है तब देखते हैं क्या होता है। 2 प्रकार के होता है, अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण, जैसे कि विलोपन हो जाए, डिलीट हो जाएगा कोई जीन या फिर इन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अंतरा गुणसूत्र यानी कि गुणसूत्र के बाहर, जैसे कि डुप्लीकेशन हो गया या ट्रांसलोकेशन हो गया। जो दूसरा है जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। इस उत्परिवर्तन में जीन की रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। ये उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। क्या हो जाएगा, इसके जो स्ट्रक्चर होगा या रासायनिक संरचना होगा उसमें क्या हो जाएगा, आपका परिवर्तन हो जाएगा। ये उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन यानी कि सबस्टिट्यूशन म्यूटेशन। इस उत्परिवर्तन में डीएनए अणु में स्थित एक या एक से अधिक नाइट्रोजनस बेसेस किसी दूसरे नाइट्रोजनस क्षार से विस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि मानव है, मानव में हस्यकार रुधिराव यानी सिकल सेल एनीमिया नाम का जो रोग होता है वो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। ठीक है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या है, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में डीएनए अणु में कुछ
डीएनए और में कुछ न्यूक्लियोटाइडों की कमी हो जाती है और कुछ का जुड़ाव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आनुवांशिक सूचना परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आनुवांशिक सूचना में चेंजिंग हो जाती है। अब देखिए वंशावली विश्लेषण, ऐसा चार्ट जिसके द्वारा अंतर्गत लक्षणों के आनुवांशिकता का चित्रण किया जाता है वंशावली चार्ट कहलाता है। इस चार्ट की सहायता से किसी संतति में किसी विशेषक की उपस्थिति की संभावना को ज्ञात किया जा सकता है। यह संपूर्ण प्रक्रम वंशावली विश्लेषण कहलाता है। देखिए मानव में मेंडेलियन विकार, ये विकार दो प्रकार के होते हैं। पहला लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन के कारण निम्न उदाहरण है, जैसे कि दांत कोशिका आरक्त यानी कि सिकल सेल एनीमिया। यह एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसमें हीमोग्लोबिन की छठे अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन ले लेता है। इसमें आरबीसी दांत के आकार के यानी कि हंसिए के आकार का हो जाती है और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है। तो जो आरबीसी की संख्या सामान्यतः गोल होती है, लेकिन इस बीमारी में सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी होता है वो सिक्कल या हंसिए के समान हो जाता है। और इसका दूसरा जो बीमारी है वो किसका नाम क्या है, फिनाइल कीटोनुरिया। इसमें उत्परिवर्तन के कारण फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में अपचित करने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्लीज का संश्लेषण नहीं हो पाता, जिससे फिनाइल एलेनिन का स्तर बढ़ जाता है, जो मस्तिष्क विकास में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, इसके जिस बच्चे में पाया जाएगा उसका मस्तिष्क का विकास नहीं होगा और वो थोड़े पागल जैसे दिखाई देगा। ठीक है, और तीसरा है थैलेसीमिया। यह अपरिभावी परिवर्तित जीन के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति जो है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर पाता है। जो थैलेसीमिया जिसमें हो जाएगा उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। अब देखिए गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार, ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम या 18वें आटोसोम गुणसूत्र की त्रिगुणता यानी ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। इससे प्रभावित बच्चों में मानसिक और शारीरिक वृद्धि बहुत कम होती है। और जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, यह रोग एक लिंग गुणसूत्र के कम हो जाने के कारण होता है। प्रभावित मादा में 45, 44 और XO यानी कि या आटोसोम और एक्सो यानी कि इसे केवल 45 क्रोमोसोम ही पाया जाएगा और 46वां क्रोमोसोम की जगह पे ये खाली हो जाएगा। इसमें अंडाशय कम विकसित, लंबाई कम तथा गर्दन जालयुक्त हो जाती है। ठीक है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इससे पीड़ित पुरुषों में एक या एक से अधिक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जैसे कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 से अधिक हो जाती है। तो क्या है, 44 XY यानी कि 47 हो गए, या इसमें 48 हो गई। इसे ब्रिसल अल्प विकसित स्तन के समान रचनाओं की उपस्थिति, चेहरे तथा शरीर पर बालों की अल्प वृद्धि, शुक्राणु करना बनना अर्थात बंध्यता, मस्तिष्क का कम विकास होना, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए डाउन सिंड्रोम, यह 21वें आटोसोम गुणसूत्र का त्रिगुणता यानी कि ट्राइसोमी होता है। इस प्रकार से इस रोग से ग्रसित व्यक्ति गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन की भांति का माथा चौड़ा, गर्दन की अंगुलियां छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, मंद बुद्धि तथा विमंडित खुरदरी त्वचा और मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होठ आदि ये लक्षण पाए जाते हैं। इस रोग को मंगोलियन जर्टा यानी कि मंगोलियन आइडियोसी भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके जो सेकेंड पार्ट आएगा दोनों से मिलाकर 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।